मुझे इज़राइल में बहुत प्यार मिला। ये वाक़ई हैरान कर देने वाला था, लगभग हर 4-5 मिनट में। लोग मुझे ऐसे पहचानते थे जैसे मैं 80 के दशक का माइकल जैक्सन हूँ। ये वाकई पागलपन था। तो यहाँ जेएनएस की टीम और मैंने सोचा कि हम अपनी शानदार शोशाना की जस्को को उनके हीरो में से एक के साथ सरप्राइज देंगे इस साल के आखिरी शो में। हर हफ्ते हम एक हीरो चुनते हैं और एक हफ्ते शोशाना ने क्रिस को चुना, जो एक फूड ब्लॉगर हैं और असल में इज़राइल में थे, जिन्हें बाबा के नाम से भी जानते हैं। ये हैं बाप का किंग। हम बहुत खुशकिस्मत हैं शोशाना। हाँ, सरप्राइज सरप्राइज। बहुत मज़ा आया। अपने हीरो से मिलना बहुत मजेदार है मैं बहुत उत्साहित हूँ। और हम अपने साथ कुछ बाप का भी लाए हैं। लीजिए। ये बहुत रोमांचक है, शुरुआत से ही। असल में मैं वो इंसान नहीं थी जिसने मेरे घर में खोज की थी क्रिश। लेकिन मेरे बच्चे, जिनमें से कुछ इंस्टाग्राम पर हैं, वे इतने बड़े हो गए हैं कि इंस्टाग्राम चला सकते हैं। मैं इसके बारे में बहुत सख्त हूँ। और वे कहने लगे, तुम्हें ये आदमी देखना चाहिए। ये बाप का और रगलाज खा रहा है। हम आपके रील्स घर में देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। इससे सच में खुशी मिलती है। और मैं व्यक्तिगत रूप से सिर्फ आपका कंटेंट देखकर और उसका आनंद लेकर ही नहीं, बल्कि मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और बस खुशी और प्यार बांट रहे थे। मुश्किल समय में भी आप हमारे लिए सकारात्मक रहें, खासकर यहूदियों और इजरायली लोगों के लिए। इसके लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान है। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो क्रिश, आप पिछले साल आए थे, अनुभव कैसा रहा? ओह, मेरे लिए तो बहुत अच्छा माहौल था। मैंने अच्छा समय बिताया। जानते हो, मैंने बहुत कुछ सीखा जो मुझे पहले नहीं पता था। अगर मैं ईमानदार रहूं, तो मुझे वहां जाने से पहले हालात की गंभीरता का सच में पता नहीं था। बस हुआ यूं कि मैंने जैसे इजराइल की यात्रा को अपने लिए आकर्षित कर लिया था। मुझे लगता है ये काफी साफ है कि मेरे दर्शकों में बड़ी संख्या यहूदी और इजरायली लोगों की है। जाहिर है। और ये सब तब की बात है जब मैं इसराइल गई भी नहीं थी। मुझे याद है लोग कमेंट्स में कहते थे कि इसे बर्थराइट ट्रिप दिलाओ, इसे इजराइल जाना चाहिए, और उस कमेंट को 1000 लाइक्स मिलते थे। तो जैसे मुझे पता था, मैं सोच रहा था, ओ अगर मैं इजराइल जा पाऊँ तो कितना अच्छा होगा। तो मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे आखिरकार इजराइल जाना ही है। और फिर मुझे एक डीएम मिलता है। अब ये बहुत अनोखी स्थिति थी क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं और उन सबको पढ़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कभी कभी आप जानते हैं, अगर मेरे पास कुछ मिनट होते हैं तो मैं डीएम्स पे जाता हूँ और जब भी समय मिलता है जवाब देता हूँ। और फिर अचानक मेरी नज़र एक डीएम पर पड़ी जो डेबोरा नाम की एक महिला का था। और उन्होंने लिखा, क्रिस मुझे आपका काम बहुत पसंद है, मुझे जो आप करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप इसके लिए बहुत शानदार होंगी। एक संगठन है जो लोगों को इजराइल ले जाता है, और मैं सोच रहा था, लेकिन मैं तो चाहता था, ये क्या है? तो मैंने ये अपनी मैनेजर जिल को दे दिया। मैंने कहा, जिल क्या आप इसे देख सकती हैं? और जिल कहती है, हाँ ये सच में है, बिल्कुल असली चीज है। तो फिर मैं बोला, ओह बढ़िया। और मेरा पूरा ध्यान बस इस बात पर था कि मुझे इजराइल पहुंचना है। मुझे पता था कि ये कंटेंट के लिए बहुत बड़ा होगा, मुझे पता था कि बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा होगा, इससे अच्छा महसूस होगा। मेरे लिए वहां जाना बिल्कुल सही था, है ना? तो फिर जब मैं गया, और फिर वो एक प्यारी सी लंबी फ्लाइट थी, और फिर मेरी मुलाकात मिखाइल से हुई जो टूर गाइड था, जो वैसे बहुत शानदार है। मिखाइल बाउर, कमाल का, बेहतरीन। मैं उन्हें मध्य पूर्व से जुड़ी किसी भी चीज के लिए मैं उनकी जोरदार सिफारिश करूंगा, वो बहुत अच्छे हैं। एयरपोर्ट पर इकट्ठा होने पर उन्होंने बताया कि शायद आप सायरन सुने। और आप जानते हैं, मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है? मैं ऐसा नहीं था, और मैं ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं रहा था। अब कुछ लोगों ने मुझे जरूर कहा था कि ओ तुम्हें जाने में सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोग तो मुझे वहां जाने के लिए बेवकूफ भी कह रहे थे। मैं नहीं समझ पाया क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते हैं। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा कल्चर शॉक था। मुझे याद है, हम एक बार इथियोपियन रेस्टोरेंट गए थे, बहुत अच्छा था। उस इथियोपियन यहूदी लड़की क्रिएटर का नाम भूल गया, बहुत शानदार थी। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, एक शैगर। हाँ, वो कमाल की थी। हम एक रेस्टोरेंट गए थे जहां वो बोली थी, मुझे याद है सायरन बजा था, और ये मेरे लिए पहली बार था। तो फिर हम सब नीचे गए सुरक्षित जगह पर। और ये एक बहुत ही दिलचस्प कल्चर शॉक था क्योंकि ध्यान रहे, ये पहली बार था जब मैं ऐसी स्थिति में था। लेकिन फिर वहां जो भी लोग थे जो इजरायली थे, वो सब इतने
मैं वहां बैठा था, शिकागो से आया एक काला लड़का। जैसे तुम्हारे लिए तो ये बस एक आम मंगलवार जैसा है। हाँ, मैं सोच रहा था कमाल है, वो सब हंस रहे थे, अच्छा समय बिता रहे थे। ये सब मेरे लिए एक बड़ा सांस्कृतिक झटका था, क्योंकि मैं सोच रहा था और लोग। और फिर एक और बार ऐसा हुआ, मैं वहां तब गया था और 12 दिन की जंग शुरू होने से एक दिन पहले घर लौटा था। तो वो, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे लगा कि वो जो हफ्ता था वो जैसे बहुत खास समय था, है ना? और मुझे बस याद है कि मैं सोच रहा था, सच कहूं तो इससे मुझे अमेरिका में होने की अहमियत समझ आई। आप जानते हैं, और दोनों तरफ पानी होना, मेक्सिको, कनाडा, है ना? तो इससे मुझे कृतज्ञता महसूस हुई। और फिर इसने मुझे ये भी दिखाया कि वो जज्बा, और जैसे हम तुम्हें हमें नीचे नहीं गिराने देंगे, हम इसे संभाल लेंगे। और फिर भी नोला वाने की तरह हम फिर भी नाचेंगे, वही वाली ऊर्जा थी। इससे मुझे लगा कि मैं वाकई बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अमेरिकी हूँ और ये सब नहीं झेलना पड़ता। हालांकि हमारे भी कुछ मसले हैं, हमारे पास भी परेशानियां हैं, लेकिन वो सायरन जैसी नहीं है। और फिर क्योंकि बात ये है, मैंने जो सीखा, जब आप वो सायरन सुनते हैं, देखिए यहाँ हमारे पास भी कुछ सायरन है। जैसे मुझे लगता है हर महीने के पहले मंगलवार को ये एक तरह की टेस्टिंग होती है। आप जानते हैं, ये बस एक टेस्ट जैसा है, वहां सच में टेस्ट होता है। आपके पास कागज पर 5 मिनट होते हैं, सही है? बाकी सब कुछ भी इतना बुरा नहीं था, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पर उस जगह की हर चीज एक वाइब थी। अब शायद मेरा अनुभव थोड़ा अलग है, क्योंकि मुझे इज़राइल में बहुत प्यार मिलता है। ये बहुत जबरदस्त था। हर 4-5 मिनट में कोई ना कोई मुझे पहचान लेता था। और सुनिए, आप जानते हैं, मुझे यहाँ अमेरिका में भी थोड़ा प्यार मिलता है और मुझे कनाडा में भी प्यार मिलता है। मुझे प्यार मिलता है, तो मैं किसी हद तक इसका आदी हूँ, लेकिन इज़राइल जैसा नहीं था। क्योंकि आप सोचते कि मैं 80 के दशक का माइकल जैक्सन हूँ या कुछ ऐसा। ये बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा समय था, शानदार खाना था, मैंने बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात की, हकीकत बहुत शानदार थी। मुझे कोई शिकायत नहीं है। 0%। ये कमाल है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप बाबका और रूगेलाक में शुरुआत में कैसे पहुंचे? ठीक है, तो उसने कुछ हद तक उसने एक वीडियो में ये बात कही थी, जिसे मैंने, आप जानते हैं, शायद वो वीडियो मैंने देखा था या नहीं मुझे यकीन नहीं है, और अगर देखा होता तो मैंने उसे कुछ समय पहले ही शेयर कर दिया होता। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा कि मैंने उसे शेयर किया। नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये सब एकदम अचानक हुआ, और यही बात यहूदियों से मेरे इस जुड़ाव को इतना अनोखा और स्वाभाविक बनाती है। क्योंकि अगर आपने मुझसे 10 साल पहले कहा होता कि तुम यहूदी लोगों और इज़राइल के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे, तो ये बात मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं थी। अब मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यकीन था कि मैं मंच पर रहूंगा, सही है। मुझे यकीन था कि मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, बचपन से ही ये पता था। हाई स्कूल में भी मैं प्रॉम किंग था। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में हमेशा ऐसा रहा है कि लोगों को मेरी एनर्जी पसंद आती थी। असल में मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा असरदार है कि अगर वो अच्छी एनर्जी नहीं है तो लोग वो भी महसूस करते हैं, है ना? और मैंने ये सालों में सीखना शुरू किया। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। मैंने इन अलग अलग संस्कृतियों पर कंटेंट बनाया। मैंने इन सारी अलग अलग संस्कृतियों पर कंटेंट बनाया, सबको। ये अक्सर ऐसे शुरू हुआ, अरे गोरे लोग, क्योंकि मुझे लगा ये कंटेंट चल रहा है। और फिर ये बदल गया, अरे मैक्सिकन लोग। और फिर मैं सोचने लगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा, क्या मैं ज्यादा कर रहा हूँ? वो ऐसा था, क्या मैं कौन सा शब्द ढूंढ रहा हूँ? क्या मैं लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं बहुत सतर्क रहना चाहता था कि मैं वो इंसान न बन जाऊं जो बस यूं ही कर रहा है, सही है? तो फिर मैंने बदलाव शुरू किया। फिर मैं बेलीज के खाने पर भी कंटेंट करने लगा, फिर मैं पाकिस्तान के खाने पर भी कंटेंट करता था, और मैंने शायद 50, शायद 60 अलग अलग संस्कृतियों के खाने किए, सही है। एक दिन अचानक जब मैंने संस्कृति से जुड़ा कंटेंट बनाना शुरू किया था, करीब 6-7 महीने बाद, मैं रुक गया। डियरफील्ड में एक जगह है, मुझे लगता है मैक्स एंड बेनीज, डियरफील्ड इलिनॉय। मैक्स एंड बेनीज को सलाम। और मैं ऐसा था, ओ जानते हो क्या, मुझे लगता है उनके पास वो ब्लैक एंड व्हाइट कुकीज है जो मेरी याद के मुताबिक यहूदी समुदाय में काफी मशहूर हैं। तो फिर मैं वहां गया, मैंने कुकी उठाई, और वो कमाल की थी, क्योंकि जानते हो कुकीज, जाहिर है वो आम कुकी नहीं है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट है ना? ऐसे ही है ना? मुझे याद है मैंने कहा था, इस कुकी के लिए यहूदी लोगों को सलाम। अरे यहूदी लोगों, मुझे ये आइडिया पसंद है कि दोनों को साथ लाएं। मैंने ऐसे एक बाइट ली और उसे बीच से खा लिया, है ना? वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। मेरी हमेशा ये नियम थी कि जिस भी संस्कृति पर वीडियो बनाऊं, उन्हें 2-3 वीडियोस लगातार दूंगा।
जब तक उसके नंबर कम ना हो। फिर अगली संस्कृति ट्राई करूंगा। फिर मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कुकी ट्राई की, वो वायरल हुई, अगला वीडियो भी वायरल हो गया और वीडियो लगातार वायरल होते रहे। ये बस कभी वायरल होना रुका ही नहीं। जॉब्स के साथ घुस गया। ओ यार, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आता। मतलब उस एनर्जी की बात करें, जैसे यहूदी लोगों के साथ दोस्ताना रहना, तो सबसे पहले मैं यहूदी लोगों के बीच ही बड़ा हुआ, नॉट श्योर वे में बड़ा हुआ, और मैं वो नहीं बनना चाहता जो कहे मेरे पास एक काला दोस्त है। लेकिन सच में मेरे कई दोस्त हैं। वे सभी गवाही दे सकते हैं कि मैं हाई स्कूल से ही उनके साथ अच्छा रहा हूं, है ना। मेरे लिए उन लोगों के लिए खड़ा होना अजीब नहीं है जिनसे मैं जुड़ा हूं। मतलब बात यह है, मुझे पता है आप इजराइल में हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मुझे अच्छा लगा जिस तरह आपने उस वीडियो में कहा जिसे मैंने शेयर किया था, कि क्रिश कहते हैं कि आप लोगों का इजराइल में कुछ चल रहा है ना। और मान लीजिए मुझे इजराइल में जो फैसले लिए जा रहे हैं उनसे कोई दिक्कत है। मान लीजिए मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस होता है। इसका मेरे दोस्त ब्रायन से क्या लेना देना है, जो नॉर्थ शोर में यहूदी है। तुम वहां जो हो रहा है उसके लिए उससे नफरत करोगे, मुझे समझ नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे आधे लोग अमेरिका में, अभी हम में से आधे, शायद उससे भी ज्यादा, सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों को पसंद नहीं करते। अमेरिका ने सचमुच काले लोगों को गुलाम बनाया था। मैं एक काला व्यक्ति हूं। तुम मुझे मेरी गलती बता रहे हो, तुम कह रहे हो गुलामी मेरी गलती है। तो तर्क के हिसाब से ये मुझे समझ में नहीं आता। जैसे मैं किसी इंसान को इस बात से आंकना पसंद करता हूं कि जब मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने मुझे कैसा महसूस कराया। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 100%। मेरे लिए जब आप कहते हैं यहूदी लोग, हे गोरे लोग, हे ये, तो मेरे लिए ये पहचान की राजनीति हो जाती है, जो मुझे बहुत बहुत परेशान करने वाली लगती है। मैंने भी हाई स्कूल में अश्वेत, प्यूर्टो के लोगों, मेक्सिकन लोगों के साथ पढ़ाई की और हाई स्कूल से स्पेनिश समझती हूँ। मैंने कभी उनके रंग की परवाह नहीं की। विश्वविद्यालयों को फिर से अलग करना दुखद है। कोई भी करे, कहीं से भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप कहते हैं गोरे लोग, तो मुझे लगता है यही मैं कह रही हूँ। जैसे उस पहचान की राजनीति को छोड़ दो और बस ये सोचो कि तुम यहूदी हो और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम काले हो और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। तुम पाकिस्तानी हो और मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम उन चीज़ों को साझा कर सकते हैं जो हमें पसंद है और हमें उन चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है जो हमें पसंद नहीं है। लेकिन अगर हम उन पर बात भी करते हैं तो हम एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक रहेंगे। मेरे लिए यही इंसानियत की बुनियाद है और मैं यही देखना चाहूंगी। मुझे लगता है क्रिस, आप इतने लोगों से इसलिए बात कर पाते हैं क्योंकि आप सच्चे हैं और आप इतने, जैसे आपने कहा, आपकी ऊर्जा बहुत शानदार है और ये लोगों को आपके साथ सुरक्षित महसूस कराती है। और अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करना भी चाहें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझ पर हमला किया जाएगा और ना ही ऐसा लगता है कि आप जो भी दर्दनाक बातें कहेंगी उनसे मुझे कोई झटका लगेगा। मुझे लगता है कि आप ईमानदारी और दिलचस्पी के साथ सुनने और समझने के लिए आएंगी और किसी इंसान से और क्या मांगा जा सकता है। हाँ, मैं ये कहूँगा, और मैं, आप जानते हैं तो मेरे बारे में एक बात जो शायद बहुत लोग पर्दे के पीछे नहीं जानते, वो ये है कि मैं अपने दिमाग के साथ लगातार जूझता रहता हूँ। मैं आत्मविकास में लगातार लगा रहता हूँ क्योंकि मेरी सोच ऐसी है। मुझे नहीं पता कि ये समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन मेरे लिए अगर मैं जिंदगी जी रहा हूँ और उससे अपने दिमाग के जरिए समझ रहा हूँ, अगर यही तरीका है जिससे मैं हकीकत को समझता हूँ, तो मैं क्यों नहीं जितना हो सके उतना इस चीज को समझने की कोशिश करूं जो मेरी हकीकत को समझ रही है। तुम क्यों नहीं करोगे? तुम पूरी तरह उस चीज पर क्यों नहीं लग सकते जो ये समझती है कि तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है? मैं बहुत काम करता हूं और सोचता हूं कि इसके पीछे क्या चल रहा है। ये साफ है कि क्यों, तो ये कैसा रहेगा? इसमें किस्मत और टाइमिंग दोनों शामिल है कि मैं यहूदी समुदाय में इतना बड़ा कैसे बना। जब कई लोग अच्छी बातें नहीं कह रहे थे तब भी मैं अच्छी बातें कह पा रहा था, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। जब आप इस पर सोचते हैं, ये काफी दिलचस्प और थोड़ा अजीब है। मैं दुखद नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे नकारात्मकता पसंद नहीं, लेकिन सोचो, क्रिश या लोग, मैंने बस उनके साथ दयालुता से पेश आया। जब लोग बेरुखी से पेश आ रहे हैं, जैसा तुमने कहा, ये सब समय की बात है। और इसी बारे में क्रिस, मेरा तुमसे सवाल है, जब तुम इजराइल से वापस आए थे तो क्या तुम्हें यहाँ आने के लिए बहुत आलोचना झेलनी पड़ी थी?
ऐसे सवालों का जवाब मैं यूं देता हूं, सबसे पहले जवाब है नहीं। और इसका कारण ये है, यही मैं थोड़ा विवादित हो जाता हूं। मैं उन तरह की ऊर्जा को बढ़ावा नहीं देता हूं। ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और पहले मैं ऐसा करता था क्योंकि कुछ लोग मुझे भ्रम में जीने वाला कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम बहुत निष्क्रिय हो। जानते हो, मैंने पहले भी चीजें देखी हैं। जाहिर है, लोग मैं देखता हूं, ये पहले से कहीं ज्यादा खुला है जितना मैंने कभी देखा था। मैं निश्चित रूप से यह समझता हूं कि यहूदी लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल साफ तौर पर। ये सब कहते हुए मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है कि वो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दबा देता है। मुझे कुछ बहुत दिलचस्प डीएम्स मिले हैं और मुझे कुछ धमकियां भी मिली हैं। आप जानते हैं, मैंने इसका अनुभव किया है, लेकिन मैं उसी में नहीं डूबा रहता हूं। तो व्यक्तिगत रूप से ये मेरे लिए है, मैं किसी और को ये नहीं बता रहा कि क्या करना है, लेकिन मेरे लिए मैं प्यार पर ध्यान केंद्रित करूंगा क्योंकि मैं उसी चीज में अपनी ऊर्जा लगाना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं। देखिए, जैसे और यहाँ पर और बहुत सारे, यही वो जगह है जहाँ ये विवादास्पद हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं और मैं भी पहले ऐसा ही महसूस करता था। ऐसा लगता है, नहीं, तुम्हें जाकर लड़ना चाहिए, तुम्हें लड़ना है और गुस्से में आगे बढ़ना है, सही है? मेरे अनुसार और जो मैंने पढ़ा है, मैं खुद को आध्यात्मिक मानता हूँ, ज्यादा धार्मिक नहीं। मैं ऊर्जा में विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है कि विज्ञान भी ऊर्जा के मामले में मेरा समर्थन करता है। मेरा मानना है कि जो ऊर्जा हम बाहर फैलाते हैं और जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो सचमुच बैटरी की तरह होती है। मैं ऐसी चीजों को ऊर्जा क्यों दूंगा जो मैं नहीं चाहता? इससे मेरा मतलब ये नहीं कि मैं अपना काम नहीं करूंगा, सही है? वो कहते हैं, कृष, क्या तुम तब भी सकारात्मक रहोगे जब बहुत कुछ चल रहा हो? मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ हमेशा अच्छा रहता है। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि मैं अपना काम संभालूंगा, लेकिन मैं उजाले को उजागर करूंगा क्योंकि वही है जिससे मैं ऊर्जा देना चाहता हूँ। और जितना मैंने सीखा है, यहूदी धर्म की पूरी बुनियाद यही है। हाँ। मेरी स्थिति में खास बात यह है कि कई यहूदी दोस्तों के साथ बड़ा होने के बावजूद मैं यहूदी धर्म को समझ नहीं पाया। वे बस दूसरे लोग थे, अपनी चीजें कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि मैं खुद ही वहां जाने निकल पड़ा था, पर मुझे कई यहूदी आयोजनों जैसे रोश हशाना में बुलाया गया है, जहां मैं रब्बी और लोगों से बात करता हूं। ठीक है, मैं सीख रहा हूं कि चुने हुए लोग का मतलब क्या है। अब मुझे लगता है कि लोग क्या सोचते हैं जो अनपढ़ या अनजान है। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम चुने हुए हो? क्या तुम हमसे बेहतर हो? लोगों को भी ऐसा ही लगता है। सच कहूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब मैंने यही बात एक यहूदी व्यक्ति से कही, वो भी हैरान था और बोला, मुझे भी ये नहीं पता था। एक यहूदी आदमी सच में सोचता था कि इसका मतलब है मैं दूसरों से बेहतर हूं। अधिकतर लोग ऐसा सोचते, बस एक व्यक्ति ने कहा था। और आप जानते हैं, उसे सलाम, वो जानता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मेरा मतलब है कि मैं ये सीख रहा हूं कि बात बेहतर होने की नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है कि रोशनी फैलानी है। मुझे रब्बियों ने बताया है कि ये कभी कभी एक बोझ भी होता है। ये कभी कभी एक बोझ भी होता है। तो जैसे, और फिर मैं, एक संगठन था जिसने मुझसे संपर्क किया और कहा, क्रिस, हम चाहते हैं कि आप मदद करें, आप जानते हैं, संदेश फैलाएं। मैंने कहा, बस यही रुकते हैं। फिर वे कहते हैं, आप इन पुराने शब्दों में से चुन सकते हैं। मुझे उसमें से कोई शब्द चुनने और उसे समझाने का मौका मिलता है। मैं तभी कंटेंट बनाता हूं जब वो मुझसे मेल खाता है, मेरा ही होना चाहिए। और जो सबसे अलग दिखा वो था बिताखोन, जैसे आपने कहा, बताचोन, बिताखोन, बिताखोन। आत्मविश्वास, सुरक्षा। और मैं सोचता हूं, ओ यार, मैं तो इसी तरह जीता हूं। मुझे इस हकीकत, भगवान, ब्रह्मांड, स्रोत, जो भी आप कहना चाहें, हाशिम, जो भी आप इसे कहना चाहें, पर अटूट भरोसा है। मुझे लगता है कि मैं उससे जुड़ा हुआ हूं, है ना? तो मेरे लिए, मैं उस पर भरोसा करता हूं, और जितना ज्यादा मैं छोड़ता हूं, जितना ज्यादा मैं छोड़ता हूं और बस उस पर भरोसा करता हूं, मुझे ये बहुत पसंद है। मेरी जिंदगी जितनी ज्यादा बेकाबू होती जाती है, उतनी ही पागलपन भरी लगती है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करता, मैं अब भी कोशिश करता हूं। मैं बस नतीजे से जुड़ा रहना छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। क्योंकि असलियत ये है, असलियत ये है, मेरी जिंदगी में अब तक जितनी भी समस्याएं आई हैं, कभी भी, मैं उन सभी पलों की बात कर रहा हूं जब मैंने सोचा, ओ नहीं, मैंने क्या कर दिया, या मैं सच में फंस गया हूं, अब क्या करूं। आप जानते हैं, हम सब उस दौर से गुजरे हैं। ओ यार,
मैं उन सभी से 100% बच निकला। और ये जानकर कि जब तक मैं सांस ले रहा हूं, मैं हमेशा जीत रहा हूं। ईमानदारी से कहूं तो सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी मुझे 3 महीने कार में सोना पड़ा, मेरी माँ का निधन हुआ, ऐसी बातें होती रहती हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मैं अब तक जिन भी समस्याओं से गुजरा हूं, उन सब में मेरी 100% सफलता और सर्वाइवल रेट रही है। तो मैं उस पर भरोसा करता हूं। ये बेथौम से मेल खाता है और ऐसा लगता है जैसे मैं स्वाभाविक रूप से खुद को चुना हुआ महसूस करता हूं, क्योंकि उसका मतलब यही है। मैंने हमेशा महसूस किया है कि जो कुछ भी मैं कर सकता हूं, वो करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे याद है स्कूल में मैं सिर्फ बदमाशों को तंग करता था। मुझे लगता था कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद काफी बड़ा था। मैं कहता था, भाई मुझसे उलझो, अगर तुम उसे तंग करना चाहते हो तुम मुझसे उलझो, सही है। और फिर मुझे याद है थोड़ा कम नाटकीय तरीके से भी, मुझे याद है जैसे हम 5 लोग थे एक ग्रुप में। मैं 8वीं क्लास की बात कर रहा हूँ और मान लो कि हम सब बातचीत कर रहे थे और फिर बातचीत में थोड़ा ठहराव आ गया। मुझे हमेशा लगता था कि ये मेरी जिम्मेदारी थी कि हम बोर ना हों, इसलिए मुझे मजाकिया बनना पड़ता था, क्योंकि मुझे वो तनाव पसंद नहीं था कि हम अच्छा समय नहीं बिता रहे हैं। मुझे लगता था ये मेरा काम है, जोकर बनना, ताकि सबका मूड अच्छा रहे। बास्केटबॉल में भी मैं पॉइंट गार्ड ही होता हूँ, असल या गेम में। मुझे असिस्ट करना पसंद है। मुझे खुद स्कोर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बॉल अपने पास रखना अच्छा लगता है। मुझे कंट्रोल में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अपनी अंदरूनी समझ पर भरोसा है कि मैं सबका ध्यान रखूंगा। बिल्कुल, कोर्ट पे मैं पॉइंट गार्ड हूँ तो कोशिश करता हूँ कि हर खिलाड़ी को बॉल छूने और बराबर मौका मिले। और मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में भी वैसे ही चलता हूँ, सही है। और ये बस इतना। इसी को तो कहते हैं। हाँ, यही तो लोग कहते हैं। तुम एक नेता हो, हाँ, तुम दुनिया के लिए एक रोशनी हो। बिल्कुल। मैं इसकी बहुत सराहना करती हूँ, हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। इज़राइल यहूदी लोगों की बहुत सराहना करता है। हम आभारी हैं कि आपने रोशनी लाई और हमें साझा करने दिया। आप जानती हैं, चाहे वो कोई वीडियो हो या बस, मैं आप लोगों के बारे में सोच रही हूँ। मुझे लगता है आपने कुछ पोस्ट किया था। मुझे लगता है आप ऐसी ही थी। मैं आपको देखता हूँ, आपका दर्द महसूस करता हूँ और आपके साथ हूँ, मेरे यहूदी भाई बहनों। ओह, हाँ, वो उसी समय के आसपास था। वो कब था? वो मैंने खास तौर पर किया था। ओह, ऑस्ट्रेलिया बात। हाँ, ओह, हाँ। और मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ, जैसे ये मेरे लिए बिल्कुल सही समय पर आया और मैंने कमेंट किया और मैं बस यही सोच रही थी, बस धन्यवाद। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन इसे देखिए, क्या आप समझ रहे हैं कि मैंने इसे बिना सीधे कहे कैसे संबोधित किया? हाँ, यही ब्रेफ्स बेकरी के साथ भी हुआ था। याद है ब्रेफ्स बेकरी? वे भी यही झेल चुके हैं। न्यूयॉर्क में वे बहिष्कार कर रहे थे। हाँ। तो मेरा तरीका ये था कि मैंने उस दिन ब्रेड्स बेकरी का वीडियो बनाया। मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे उससे बढ़ावा देना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके साथ हूँ, सही है। तो उस पोस्ट में भी जो आपने पढ़ा, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई समझ गया था कि उस स्थिति में क्या हो रहा था। तो मेरे लिए लोग जो करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं किस तरह का इंसान कहलाऊंगा अगर मैं असर डाल सकता हूं और फिर भी मैंने ऐसा न करने का फैसला किया। तो इसीलिए तुम जानते हो कि मैं ताकतवर हूं। मैं जानता हूं कि मेरी ऊर्जा बहुत ताकतवर है। मुझे पता है लोग मेरी बात सुनते हैं। बचपन से ही मैं सबका प्यारा मोटे गालों वाला बच्चा था। मेरा चेहरा हमेशा ऐसा ही रहा है। याद है कि जब मैंने तुमसे कहा, जब सब कुछ खराब होता है, जब मेरा मूड बहुत खराब होता है भाई, इसी वजह से मुझे सीखना पड़ा कि क्या मैं ईमानदारी से कहूं, थोड़ा विषय से हटकर, मुझे पता है लोग मुझे क्यों पसंद करते हैं। मुझे पता है कि वो क्यों नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि वो जानते हैं, लेकिन असली वजह यह है। इसकी वजह है कि मेरा नर्वस सिस्टम संतुलित है। दिलचस्प। और ये बहुत साफ और समझने लायक है कि अभी दुनिया भर के बहुत सारे लोगों के नर्वस सिस्टम क्यों इतने सक्रिय हैं, है ना। अभी बहुत कुछ चल रहा है। तो जब आप, खासकर हम सब अभी स्क्रॉल कर रहे हैं और आप बस देखते हैं, ओ यार बस बूम, हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। हर कोई कहता है यार दुनिया बहुत खराब है ना। हर कोई ऐसा ही महसूस करता है। लेकिन मैं खुद कई सालों से जिस चीज पर काम कर रहा हूं वो ये है कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं खुद को स्थिर रखने की कोशिश करता हूं। जब हर कोई अपना आपा खो रहा हो तब भी अपने आप को संभाले रखना। और फिर मुझे लगता है कि लोग उस संतुलित ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि ओ मैं इनके आसपास सुरक्षित हूं वाली ऊर्जा। तो बेसिक मैच होती हैं कि
जब कोई मुझे डीएम में बेबी किलर कहता है तो मैं उसे अपने नर्वस सिस्टम पर हावी नहीं होने देता। हाँ, आपके पास नियंत्रण है। क्योंकि और ये भी एक विवादास्पद बात है, लेकिन मैं इसी तरह काम करता हूँ और मैं हमेशा खुद ही रहूंगा। मैं उस चीज से सहमत नहीं हूँ जो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस जगह पहुंचूं जहां मैं समझ सकूं कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो बात यह है, और मैं हमेशा 100% वही रहूंगा जो मैं हूं। जाहिर है 7 अक्टूबर उनके लिए बहुत भयानक था। उन्हें लगा कि वे कुछ सही कर रहे थे। मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे लोगों के बीच पुल बनाने वाली ये सोच रखनी है, अगर मुझे कोशिश करनी है, अगर मुझे संस्कृतियों को एक साथ लाने की कोशिश करनी है और सच में पूरी तरह से करुणा में डूब जाना है, तो मुझे खुद उसमें उतरना होगा। और जिस तरह से मुझे लगता है कि उसे अपनाने का तरीका है वो ये है कि अपनी नर्वस सिस्टम को नियंत्रित रखने की कोशिश करें, ताकि जब आप शेर के मांद में बैठे हों तो मैं उसे सुन सकूं। मैं भी हमेशा ऐसा नहीं कर पाता। असल में ये सचमुच अभी कुछ दिन पहले मेरे जन्मदिन यानी 2 फरवरी को हुआ। करीबी लोगों संग जन्मदिन डिनर मनाया और मेरे एक दोस्त ने एक लड़की को लाया जिसे उसने अभी अभी मिला था, जो मुझे थोड़ा दिलचस्प लगा। तुम किसी अनजान को इतनी निजी जन्मदिन की पार्टी में लाओगे, लेकिन खैर, माइक को सलाम। वो कहता है हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छा समय बीत रहा था। और फिर मैंने टेबल पे ये बात कही। मैंने कहा पता है मैं इन दिनों किस खाने का खूब लुत्फ उठा रहा हूँ, इजरायली खाना, है ना। मैंने वो बात इसलिए कही क्योंकि मेरे लिए वो अच्छा था। और फिर वहां एक महिला बोल पड़ी, जैसे माफ कीजिए आपने क्या कहा। मैंने कहा ओह मुझे इजरायली खाना पसंद है, जैसे ठीक है। और फिर उसने कहा मुझे ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसा था जैसे ओह वो खाना उनका अपना कोई खाना नहीं है या कुछ ऐसा ही। वो बोली ओह वो सब चुराया है। ऐसी ही एनर्जी थी। मुझे नहीं लगता उसे पता था वो किस टेबल पर थी। सही है ना। हे भगवान! एक पल ध्यान दो। मेरा दोस्त करीम, जिसे शिकागो का ईसाई और मित्ज़वा समारोह का राजा कहते हैं, क्या आपने उसके बारे में सुना है? नहीं, लेकिन हम पता करेंगे। हे भगवान! हाँ वो कमाल का है, आप उसे और देखेंगे तो वो सचमुच देश के कई बड़े बार और बोन मिजवा करता है, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी कुछ जगहों पर करता है। अगर आप स्वीट 16 जैसी बार में जुआ करना चाहते हैं तो आप उन्हीं के पास जाते हैं। उन्हें वाकई मित्ज़वा समारोह का राजा कहते हैं। तो वो भी टेबल पे हैं और उनका बच्चा यहूदी है, सही है। हाँ उनका बच्चा यहूदी है। उनकी असिस्टेंट भी पक्की यहूदी लगती हैं, शायद इजरायली हो। वहाँ यहूदी और कुछ अश्वेत लोग हैं। ये मेरे लोग हैं, है ना। ये मिला जुला है, मैं ऐसे ही चलता हूँ। और उसने वो टिप्पणी की थी। शुरुआत में मैंने अपने नर्वस सिस्टम को शांत रखने की कोशिश की। मैंने कहा अच्छा मतलब क्या है, मुझे थोड़ा और जानने दो, क्योंकि मैं सोच रहा था अपने नर्वस सिस्टम को शांत रखो, हमला मत करो। आखिरकार उसने कहा कि उन्होंने चुरा लिया। फिर करीम को पता चल गया और फिर वो भड़क गया, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा कहा जैसे चलो ईमानदार रहें जो आप कर रहे हैं। आपको यहूदी लोगों से समस्या है, चलो इसे वही कहें जो है। आप खाने की बात कर रहे हैं, क्या आप इसी बात पर इतने नाराज हैं? और वो बोली नहीं, मैं एक ईसाई हूं और जैसा कि आप कहते हैं वो मिस्र की है या कुछ ऐसा ही। मैं ऐसा था, फिर सब गड़बड़ हो गया। इसी कारण मैं ये कहानी सुना रहा हूं। मैं गुस्से में था क्योंकि असल में मुझे लगता है कि मैं भी उसी समुदाय का हिस्सा हूं। हमें भी ऐसा लगता है। मैं ईमानदार रहूंगा, वो किसी भी संस्कृति के बारे में ऐसा कहती और मैं उस समुदाय के लिए खड़ा हो जाता। तुम किसी के बारे में भी ऐसा कह सकते थे, यहाँ तक कि फिलिस्तीनी के बारे में भी मैं खड़ा हो जाता। मैं लोगों के लिए खड़ा होता। सिर्फ अपनी मान्यताओं पर पूरे समुदाय को एक जैसा मत समझो, सही है। तो मैंने थोड़ा सा, फिर उसने कहा मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलते समय इतना सोचना चाहिए। यही मैं थोड़ा आपा खो बैठा और उसकी आंखों में तेजी से घूरा। तुम जानते हो मेरी बड़ी आंखें घूर रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा तो सुनो, मैं भी वही कह सकता हूं जो मुझे कहना है। तुम मुझे रोकोगे? कौन मुझे रोक सकता है बोलने से, जब मैं 285 पाउंड का बड़ा काला आदमी हूँ, 6 फुट 2 इंच लंबा। तुम मुझे रोकोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ, देखो यही वजह है कि मैं ये बात उठा रहा हूँ। क्योंकि वो जो ऊर्जा थी वो एक अनियंत्रित नर्वस सिस्टम से आ रही थी। वो तेजी से सक्रिय हो रही थी। फिर करीम को थोड़ा असहज महसूस हुआ, है ना। फिर वो उठी और बोली शायद मुझे जाना चाहिए। हम सब ने कहा हाँ अच्छा ही होगा, है ना।
यह दिक्कत तब होती है जब पीछे देखते हैं। वो वहां से चली जाती है। अब गुस्सा नहीं रहा, अब वो ज्यादा नफरत करने लगी है। हाँ, सही। कुछ दिन पहले मैंने गुस्से पर एक पोस्ट डाली थी और मुझे पता है कि इसमें से बहुत कुछ विवादास्पद है, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि हमें और ज्यादा गुस्सा होना चाहिए। मेरे अनुभव से गुस्से ने कभी भी मेरी मदद नहीं की है। इसने मुझे कभी भी कोई समस्या हल करने में मदद नहीं की है। अगर मैंने नहीं सीखा कि कैसे, खासकर अगर मैं गुस्से में फट पड़ा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि गुस्सा मत रखो, क्योंकि वो एक प्राकृतिक भावना है। मैं ये अभ्यास कर रहा हूं कि जब मुझे गुस्से की एक झलक महसूस होती है, तब अपने नर्वस सिस्टम को शांत करूं और फिर तर्कसंगत तरीके से सोचूं कि हम इसे कैसे सुलझा सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को जोड़ने वाला इंसान बनूं, है ना? तो मुझे सच में लगता है कि मैंने असल में यहूदी विरोध को बढ़ावा दिया, क्योंकि मैंने अच्छा रुको, तो मैं इसे दोबारा कहता हूं, मैंने इसमें इजाफा किया, या कम से कम मैंने इसे कम करने में मदद नहीं की। दोबारा उस पे हमला करके, फिर भी मैंने हमला नहीं किया, लेकिन मेरी ऊर्जा थी कि तुम मुझे धमका नहीं सकते। जानते हो, सच कहूं तो मैंने उसी जैसी ऊर्जा दिखाई, लेकिन वो लोगों को जोड़ने वाले इंसान का तरीका नहीं है। तो मेरे लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और अपना काम नहीं कर सकता। मेरे लिए मैं अब भी खुद को और शांत करने की कोशिश कर रहा हूं, खासकर जब माहौल गर्म हो जाता है। क्योंकि सोचिए, जरा सोचिए, मैं बैठता हूं और हम ये चर्चा शांति से करते हैं और फिर हम इसे बातचीत से सुलझाते हैं। हाँ, फिर वो डिनर का आनंद लेती है और उसे बात कुछ ज्यादा समझ आती है। उसे लगता है 1 मिनट, शायद नहीं, शायद नहीं, मुझे अब भी फर्क नहीं पड़ता, जो बहुत से लोगों के साथ होता है। लेकिन अब मुझे पक्का पता है कि वो खुश होकर नहीं जाएगी। मुझे पता है वो खुले दिमाग से नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने उसे वहां से निकलने की ऊर्जा दी है। समझ रहे हो ना? यही बात मैं अपने नर्वस सिस्टम के बारे में कहना चाहता हूँ। मैंने ये कहानी बताई क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम परफेक्ट नहीं, लेकिन औसत इंसान से ज्यादा नियंत्रित है। लेकिन क्रिश, तुम बहुत अच्छी ऊर्जा लाते हो और मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि असल में तुम नकारात्मक ऊर्जा को जगह नहीं देते। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि तुम ऐसे लगते हो कि लोग तुम्हारे कंटेंट और रवैये पर फिदा हो जाते हैं। साथ ही मुझे लगता है कि खाने को इंसानों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है। ये शानदार है और हम बहुत आभारी हैं शोशाना ने तुम्हें हमारा हीरो बना दिया। और हम बस बहुत खुश हैं कि हमें आपसे बात करने का मौका मिला। हाँ, आपकी फिलॉसफी और नर्वस सिस्टम्स के बारे में सुनना अच्छा लगा। मैं आगे भी आपको फॉलो करूंगी और उम्मीद है बाकी लोग भी करेंगे। और इजराइल वापस आइए। हाँ, इजराइल वापस आइए, हमें जरूर आना पड़ेगा। क्या मजाक कर रहे हैं? हाँ। हम कुछ सफारी खाना भी खाएंगे। क्रिश कैम्बल, भगवान आपको आशीर्वाद दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। धन्यवाद क्रिश।